नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। 2025 नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें और ये साल आपके लिए मंगलमय हो। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डायलिसिस। इसको मैंने कुछ सब टॉपिक्स में बांट लिए हैं। कुछ पॉइंट्स के बारे में एक एक करके हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले सवाल जो आता है वो है व्हाट इज़ डायलिसिस। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें ब्लड को फिल्टर किया जाता है। जब एक इंसान की किडनीज पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है तो वो किडनीज का काम ये मशीन करती है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो शरीर में पूरी ब्लड होती है वो ये मशीन के थ्रू जाती है, फिल्टर होके वापस हमारे बॉडी में रिटर्न आ जाती है। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक डायलिज़र है। ये बेसिकली जो फ़िल्टर है उसका काम करती है। इसमें से ब्लड जाता है और ये फ़िल्टर होकर हमारे बॉडी में वापस चली जाती है। इस पे 2 पाइप सेट किए जाते हैं और वो पाइप हमारे बॉडी से सेट होती है जिसके थ्रू ब्लड जाती है और फिर वो रिटर्न हमारे ब्लड बॉडी में फ़िल्टर होके आ जाती है। ये देख सकते हैं ये पाइप है। तो ये डायलिसिस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है हमारे सर्वाइवल के लिए। आई मीन जो भी किडनी पेशेंट्स हैं जिनकी किडनी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है उनके सर्वाइवल के लिए। सो अगला टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ डायलिसिस। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डायलिसिस होती है। एक को कहा जाता है सीएपीडी और दूसरी हो गई हेमोडायलिसिस। सीएपीडी को पेरिटोनियल डायलिसिस भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेट में एक छोटा-सा ऑपरेशन करके उस पे चारों ओर पूरी गोलाई करके एक पाइप लगा दिया जाता है और स्पेशल लिक्विड जो है वो उसमें डालकर फिर पेट के ज़रिए फ़िल्ट्रेशन होता है। ये जो डायलिसिस ये घर पे किया जाता है दिन में 3 से 4 बार। ये काफ़ी महँगा भी होता है। दूसरी जो होती है वो है हेमोडायलिसिस, जिसमें हुआ हमें किसी डायलिसिस सेंटर में जाना होता है। वहाँ हमें 4 घंटे के लिए बेड में लेटे रहना होता है और फिर हमारे शरीर से ब्लड बाहर जाकर फ़िल्टर होके फिर वापस आ जाती है। हेमोडायलिसिस हम हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं और ये इन कंपैरिज़न टू पेरिटोनियल डायलिसिस काफ़ी अफोर्डेबल होता है। सो द थर्ड सब टॉपिक इज़ डायलिसिस कैसे की जाती है। डायलिसिस के लिए हमारे बॉडी में चैनल होने की ज़रूरत है। चैनल है एक्सेस, जिसके थ्रू ब्लड मशीन में जाएगी। तो बेसिकली 4 प्रकार के चैनल्स होते हैं जिनमें से 3 होते हैं टेम्पररी और 1 होता है परमानेंट। जब किडनीज़ खराब होती है तो इमीडिएटली जो चैनल बनाया जाता है वो या तो टाँग में बनाया जाएगा या फिर गले में बनाया जाता है। गले वाले को जुगुलर वेन एक्सेस भी कहते हैं और टाँग वाले को फेमोरल एक्सेस कहते हैं। ये दोनों ही टेम्पररी है क्योंकि ये जो पाइप लगी जाती है ना, वो ज़्यादा लंबा चलता नहीं है और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मेरे गले में अगर मैं आपको कैमरे में दिखाऊँ, ये देख सकते हैं दाने हैं, तो इसमें फर्स्ट टाइम मेरा वो कैथेटर लगा था। तो ये कैथेटर इतनी लंबी होती है और ये गले में डाल देते हैं। ये 1 से डेढ़ महीना रह सकता है, उसके बाद परमानेंट एक्सेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक तो हो गया जुगुलर वेन एक्सेस, दूसरी जो टाँग वाली फेमोरल होती है। तीसरी जो होते हैं वो होते हैं परमाकैथ। परमाकैथ में काफ़ी लंबा जो पाइप है, इतनी लंबी लगभग, वो सीने में डाली जाती है अंदर वेन में। तो ये जो परमाकैथ होते हैं इसका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता है, 10 से 12 हज़ार का एक पाइप आ जाता है और ये नेफ्रो डॉक्टर अंडर डालते हैं। इसकी लॉन्जेविटी 6 महीने से साल भर तक चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। द फोर्थ परमानेंट एक्सेस फॉर डायलिसिस इज एवी फिस्टुला और ये वन ऑफ द बेस्ट चैनल है फॉर डायलिसिस। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट एन एवी फिस्टुला इज। हमारे शरीर में 2 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है। एक को आर्टरी कहा जाता है और दूसरे को वेन। जब ये आर्टरी और वेन को जोड़ दिया जाता है तो इसी को एवी फिस्टुला कहते हैं। फिस्टुला यूजुअली हमारे हाथ में बनाया जाता है क्योंकि हाथों की वेन्स और आर्टरीज इजीली एक्सेसिबल होती है। फिस्टुला में सर्जन पहले अल्ट्रासाउंड या डॉप्लर स्कैन करके देख लेगा कि कौन सी वेन्स और आर्टरीज सही है। फिर एक माइनर ऑपरेशन होगा जो लगभग 50 मिनट या 1 घंटा तक चलता है और फिर उसमें वो हाथ में फिस्टुला क्रिएट कर देता है। एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान जरूर रखें कि फिस्टुला बनने के बाद इमीडिएटली उस फिस्टुला वेन से डायलिसिस नहीं होती है। फिस्टुला को मैच्योर होने में 40 से 50 दिन लग जाते हैं। उसके बाद ही उस वेन को चेक करने के बाद उससे डायलिसिस की जा सकती है। इस टाइम तक जो भी टेम्पररी एक्सेस है आपके पास उसी से डायलिसिस होती रहेगी। सो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि फिस्टुला क्यों बनाई जाती है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि डायलिसिस मशीन हमारे बॉडी के नेचुरल ब्लड फ्लो को नहीं खींच पाएगी। तो जब फिस्टुला बनाया जाता है तो उस पार्टिकुलर वेन में ब्लड फ्लो की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जब उस वेन में सुई डलेगी तो फिर उसमें ब्लड काफ़ी तेज़ी से आएगा, तो मशीन उसको आराम से खींचकर डायलिसिस कर पाती है। ये पहला कारण। दूसरा कारण हो गया, फिस्टुला एक नेचुरल एक्सेस है जो हमारे बॉडी में ही रहती है, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तीसरा कारण फिस्टुला बनवाने का है लॉन्जेविटी। इन कंपैरिजन टू कैथेटर्स फिस्टुला काफ़ी लंबा चलते हैं। जैसे कि जिन पेशेंट्स के डोनर नहीं है और जिनका डायलिसिस काफ़ी लंबा चलना है, 2+ ईयर्स या उससे भी ज़्यादा, तो इन केसेस में फिस्टुला इज़ द बेस्ट परमानेंट एक्सेस। सो ये आप देख सकते हैं, ये एक फिस्टुला है। ये मेरा ऑपरेशन हो रखा है, एक बिल्कुल छोटा सा ऑपरेशन होता है और इस जगह जो है ये थ्रिल होती है और वाइब्रेशन जिसको उंगली देने से महसूस किया जा सकता है। इस वेन को अगर आप गौर करें, यहाँ पे नीडल पॉइंट है
यहाँ पर लगातार नीडल डाली जाती है हर एक डायलिसिस में, जिससे ब्लड निकल कर आता है, वो फिल्टर होकर फिर और एक नीडल पॉइंट है यहाँ पर, ये डालने पर रिटर्न हो जाती है। सो आप देख सकते हैं ये एक फिस्टुला है जो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। आपने मेरा फिस्टुला देखा एंड आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि फिस्टुला कैसा होता है और कैसे काम करता है। आगे मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताता हूँ। जब आपकी फिस्टुला बन जाए तो उस बाजू में ये सब ध्यान रखें आप। पहला हो गया, उस बाजू से आप बीपी चेक ना करवाएं। दूसरी होगी, उस बाजू से कोई भी सैंपल ना दें। तीसरी हो गई, उस बाजू से कोई भी भारी वजन ना उठाए। चौथी हो गई, उस बाजू पे किसी भी प्रकार का प्रेशर ना डाले। पाँचवीं हो गई, हर 3 महीने में अपने डॉक्टर के पास जाए, जिस सर्जन के पास अपना ऑपरेशन करवाए उनको जाके चेक करवाते रहे फिस्टुला। और पाँचवीं हो गई, आप खुद हर रोज़ दिन में 1 से 2 बार फिस्टुला जहाँ पे सर्जरी हुई है वहाँ पे थ्रिल को चेक करें। जैसे मेरे यहाँ पर हुई तो 2 उँगली ऐसे लगा के इस पे चेक करें कि थ्रिल वाइब्रेशन हो रही है या ना हो रही है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वाइब्रेशन काफ़ी कम हो गई है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाए और उनसे डिस्कस करें कि ऐसा-ऐसा आपके साथ हो रहा है। फिस्टुला केयर पे और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि आपका बीपी काफ़ी लो ना हो जाए, क्योंकि बीपी लो होने पे फिस्टुला बंद होने का खतरा होता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान ज़रूर रखें कि आपका बीपी नॉर्मल रहे या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही रहे। रेगुलरली बीपी अगर फॉल करता रहेगा तो फिस्टुला बंद हो सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। हालाँकि कुछ सब टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनके बारे में मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि अगर आज इस वीडियो में उनको कवर करता हूँ तो फिर ये वीडियो काफ़ी लेंथी और बोरिंग हो जाएगी। आई होप कि जो भी जानकारी मैंने फिस्टुला और डायलिसिस के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में दी है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। सो दिस इज़ संकल्प साइनिंग ऑफ। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। नमस्कार।